हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हम रैग एंड एलएलएम्स को इकट्ठे यूज़ करके एलएलएम के रिस्पॉन्सेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रैग कैसे काम करता है एंड वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि रैग को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एलएलएम के साथ ताकि एलएलएम एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिस्पॉन्सेज दे सके हमें। तो इस ट्यूटोरियल के लिए गाइज हम लैंग्राफ यूज़ करेंगे, रैग एंड एक एलएलएम यूज़ करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए जो मैं एलएलएम यूज़ करूँगी वो हम हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए कोई एपीआई की नहीं यूज़ करेंगे, हम एलएलएम को डाउनलोड करेंगे हगिंग फेस से, बिना किसी एपीआई की को यूज़ करे हुए हम उस एलएलएम को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें रैग की क्या ज़रूरत है। ये जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ट्रेडिशनल एलएलएम्स में क्या होता है, आप एलएलएम को ट्रेन करते हो एक बार, और जिस डेटा सेट पे वो एलएलएम ट्रेन हो रखा होता है वो एलएलएम उसी डेटा सेट के बेसिस पे अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आंसर कर देगा, नहीं तो वो आपको रॉन्ग आंसर्स दे देता है। तो इसमें होता क्या है कि देखो, फॉर एग्जांपल आप अभी अगर हम रीसेंट बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, तो मैं अगर एलएलएम को क्वेश्चन करूं कि मेरे को 2025 के जो लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स है उसके बारे में बताओ, ये क्वेश्चन पूछा मैंने एलएलएम को, और वो एलएलएम 2024 में ट्रेन हो रखा है पर अभी 2025 चल रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, एलएलएम हमें आंसर नहीं दे पाएगा। अगर आंसर देगा भी तो वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एलएलएम की जो ट्रेनिंग हो रखी है वो 2024 तक के डेटा पे हो रखी है, उसको 2025 में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पता। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है एलएलएम्स के साथ कि वो न्यू इंफॉर्मेशन जो होती है उसके ऊपर आपको आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स का नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि न्यू क्या न्यूज़ चल रही है आज की डेट में, क्या नई रिसर्च हो रही है, क्योंकि वो तो एलएलएम पहले से ट्रेन हो रखा है, उसको इस डेटा के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है स्टैंडर्ड एलएलएम्स के साथ कि वो आपके पर्सनल डेटा के ऊपर, आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर आंसर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई ना आपके पर्सनल डेटा पे। लेट्स से आप अपनी कंपनी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछोगे एलएलएम को, तो एलएलएम उसके ऊपर आंसर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा, लेट्स से वो कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कोई क्वेश्चन, पर एलएलएम को तो आपके पर्सनल डेटा के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी। तो उससे क्या होएगा कि आपका एलएलएम जो होगा वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर करेक्ट आंसर नहीं देगा। तो ये हो गई सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मॉडल हेलुसिनेट करते हैं। हेलुसिनेट का मतलब होता है कि वो आपको जो आंसर जनरेट करके देते हैं वो फॉल्स आंसर होगा या फिर वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके एलएलएम ने कोई फैक्ट चेक नहीं किया रियल टाइम में, और एलएलएम फैक्ट चेक कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड एलएलएम्स होते हैं ये सिर्फ आंसर करते हैं किसके बेसिस पे, जिस डेटा पे इनको ट्रेन किया गया होता है उस बेसिस पे ये आंसर करते हैं। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं स्टैंडर्ड एलएलएम्स के साथ। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए? अब देखो, हम एलएलएम्स को रीट्रेन कर सकते हैं ना नए डेटा के ऊपर। हम एलएलएम को फाइन ट्यून कर दें, जो नया डेटा है 2025 का, आज तक की डेट का जो डेटा है हम उसके ऊपर ट्रेन कर देते हैं। पर अब उसमें क्या होगा, इस फाइन ट्यूनिंग से, इस रीट्रेनिंग अगर हम एलएलएम की करते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो ये बहुत टाइम लेता है ट्रेनिंग के लिए एंड इस पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, मनी भी लगेगी, राइट। तो ये बहुत लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट वाला टास्क हो जाएगा। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है। अब ऐसा नहीं है ना कि आज अगर हमने उसको एलएलएम को ट्रेन कर दिया, पर न्यू इन्फॉर्मेशन तो हर रोज़ आएगी। आज अगर मान लो आज आपने एलएलएम को ट्रेन कर दिया, 1 वीक के बाद अगर आप उसको लेटेस्ट चीज़ पूछोगे तो उसको लास्ट 1 वीक में क्या हुआ है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो कितनी बार हम एलएलएम को ट्रेन कर लेंगे, रीट्रेन कर लेंगे, फाइन ट्यून कर लेंगे? ये सोल्यूशन ना फिजिबल नहीं है। आप, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन तो हर रोज आ रही है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप मॉडल को बार बार रीट्रेन कर सके। ठीक है,
तो फिर क्वेश्चन ये आता है, अगर हम मॉडल को रीट्रेन नहीं कर सकते फिर तो हमारा जो एलएलएम मॉडल है हमें आउटडेटेड रिस्पॉन्सेज देगा या फिर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज देगा, है ना। तो उस केस में सोल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो सोल्यूशन है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, रैग को यूज करके अपने एलएलएम्स को एक्सटर्नल नॉलेज दे सकते हैं। जो लेटेस्ट एक्सटर्नल नॉलेज होगी वो आप मॉडल को दे सकते हो, एंड फिर जो आपके एलएलएम है रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे उस न्यू एक्सटर्नल नॉलेज के बेसिस पे। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं रैग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में। तो आप ये वाली इमेज देखो, यहाँ पे देखो, यूजर ने क्वेश्चन पूछा। अब ये देख रहे हो रैग का आर ये है, ए ये है एंड जी ये है। रैग, रिट्रीवर, ऑगमेंटेशन एंड जनरेशन। हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से। तो जब यूजर ने क्वेश्चन पूछा तो रैग के पास ना सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा ये वाला रिट्रीवर का। रिट्रीवर का क्या काम होता है कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ना उनको सर्च करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को लाना। तो अब लेट्स से यूजर ने क्वेश्चन किया लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स, ये यूजर का क्वेश्चन था। अब लेटेस्ट एआई के ऊपर ये जो रिट्रीवर होगा ये सर्च करेगा एक्सटर्नल नॉलेज से। वो बुक भी हो सकती है, वो HTML पेजेस हो सकते हैं, वो PDF फाइल हो सकती है, वो CSV फाइल हो सकती है। आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है ना इंफॉर्मेशन का वो कोई भी हो सकता है। रिट्रीवर ये जो एक्सटर्नल नॉलेज होगी इसमें से क्या सर्च करेगा, लेटेस्ट AI ट्रेंड्स। और फिर जब उसने सर्च कर लिया तो जितनी उसको रेलेवेंट नॉलेज मिली वो उसने वापस लाके किसको दे दी, रिट्रीवर को। तो अब लेटेस्ट AI ट्रेंड की जब बात हुई थी तो उसने यहाँ पे उसको लेट्स से 1 2 3 ये 3 लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बता दिया। अब रिट्रीवर उसको कहाँ भेज रहा है, ऑगमेंटेशन के पास। ऑगमेंटेशन का क्या मतलब है, मतलब जो तो यूजर की क्वेरी थी ये वाली क्वेरी प्लस टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, जो उसने रिट्रीवर ने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली, जो लेटेस्ट सोर्सेज थे जहाँ से उसने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली वो वाले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड यूज़र की क्वेरी, दोनों चीज़ों को हमने ऑगमेंट किया, ऐसे इकट्ठा किया एंड फिर हमने वो पास ऑन कर दिया किसको, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन। जनरेशन के अंदर हमारा LLM होगा। यहाँ पे आप कोई भी LLM यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम आज कौन सा यूज करने वाले हैं, मैंने क्या बताया है, हम हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे एक LLM, उसको यूज करेंगे। तो यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा था और जो एक्सटर्नल सोर्सेस से डेटा, रेलेवेंट डेटा निकाला था रिट्रीवर ने लेटेस्ट AI ट्रेंड्स के बेसिस पे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे, वो हमने आगे LLM को दे दिया। अब LLM उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब LLM यहाँ पे क्या करेगा, जो तो इंफॉर्मेशन LLM के पास है, जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग LLM के पास है वो यूज करेगा, प्लस ये जो ऑगमेंटेशन ने इसको डेटा पास किया है, मतलब यूजर का क्वेश्चन, पहले LLM देखेगा कि यूजर का क्वेश्चन क्या है, देख लिया उसने क्वेश्चन, फिर उसके साथ में वो देखेगा अच्छा ये वाला जो लेटेस्ट ट्रेंड्स की जो इंफॉर्मेशन है जो सोर्सेज से निकली है वो ये है। तो अब LLM इन दोनों को यूज करके एक फाइनल आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो यूजर को देगा। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो अब इस केस में क्या हुआ, हमने मॉडल को रीट्रेन भी नहीं करा, हमने मॉडल को फाइन ट्यून भी नहीं करा। मतलब रीट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग में गाइस बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप LLMs की बात कर रहे हो तो, और ऊपर से ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। तो इसलिए हमारा रीट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग की चीज़ यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रही। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे उसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करा, एक्सटर्नल नॉलेज प्रोवाइड करी। सपोज करो आपने उसको यहाँ पे लेटेस्ट वेबसाइट्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, तो रिट्रीवर उस लेटेस्ट वेबसाइट के लिंक में से उसने ये इंफॉर्मेशन निकाली, ये इंफॉर्मेशन उसने LLM को पास करी जनरेशन वाले स्टेप पे, और LLM ने वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में से पूरा डेटा उठाया और उसको इस तरह से प्रोसेस करा और उसके ऊपर फिर उसने आंसर जनरेट कर दिया, ह्यूमन को जिस फॉर्म में आंसर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिस्पॉन्स जनरेट करके उसने यूजर को दे दिया। अब हम इसको एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं।
सपोज करो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द लेटेस्ट इनवीडिया एआई एडवांसमेंट्स। तो सबसे पहले रिट्रीवर ने क्या करा, रिट्रीवर इंफॉर्मेशन फाइंड करेगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो रिट्रीवर ने सर्च करा जो लेटेस्ट सोर्सेज हैं, सपोज करो रिट्रीवर ने यहाँ पे आर्टिकल्स देखे, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े लेटेस्ट वाले, एनवीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को देखा एंड उसने अप टू डेट इंफॉर्मेशन निकाल दी। एंड सपोज करो कि रिट्रीवर ने ये वाले 3 चीज़ें निकाली। एक क्या है, जनवरी 2025 में एनवीडिया ने रिलीज़ किया था टेंसरआरटी LLM, तो एक लिंक उसने ये निकाला रिट्रीवर ने। सेकेंड रिट्रीवर ने निकाला, एनवीडिया ने ना लॉन्च किया था जेटसन ओरिन नैनो सुपर, तो उसने एक लिंक ही निकाल दिया। फिर उसने एक एनवीडिया ने अनाउंस किया था कि RTX 5000 GPUs आ रहे हैं, तो एक उसने ये चीज़ निकाली। तो अब क्या हुआ, यूज़र के क्वेश्चन के बेसिस पे रिट्रीवर ने ये 3 लेटेस्ट एनवीडिया के AI ट्रेंड्स निकाल दिए, एडवांसमेंट्स बता दी एनवीडिया की। अब जो यूज़र का क्वेश्चन था, यूज़र का क्वेश्चन क्या था, एनवीडिया की लेटेस्ट AI एडवांसमेंट्स, प्लस जो उसने रेलेवेंट सोर्स निकाले थे वो ये 3 थे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें गई LLM के पास। अब LLM इन दोनों के बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो सपोज करो जो LLM का ये जो जनरेशन वाला स्टेप है, यहाँ पर LLM ने जो फाइनल रिस्पॉन्स निकाला वो ये था, एनवीडिया हैज़ recently made several AI advancements. In January 2025, they introduced TensorRT LLM. They launched the Jetson Orin Nano for edge AI applications. NVIDIA announced the RTX 5000 GPUs. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आंसर उसने दिया हमें, ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, अप टू डेट है एंड ये रियल सोर्सेज के बेसिस पे है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रैग को यूज़ करके हम पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि रैग क्या करता है, आपके LLMs को लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर देता है बिना फाइन ट्यूनिंग, बिना रीट्रेनिंग के। ये रैग की हेल्प से हमारे जो LLMs होते हैं उनकी हेलुसिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ऊपर से क्या है कि अगर आप अपने प्राइवेट डेटा पे काम करना चाहते हो तो आप अपने प्राइवेट डेटा को प्रोवाइड कर दो रैग को, और आप उसके ऊपर आप LLM आपको आउटपुट दे देगा, राइट। एंड यहाँ पे हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, कॉस्ट भी सेव हो रही है, क्योंकि हम उसको रीट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि रैग क्या करता है, जो स्टैटिक LLM मॉडल होते हैं, स्टैटिक का क्या मतलब है, जिसके ऊपर उसको ट्रेनिंग दे रखी है, सिर्फ उसके ऊपर आउटपुट देना। तो रैग क्या करता है, रैग की हेल्प से जो हमारे स्टैटिक मॉडल्स होते हैं हम उनको डायनामिक रियल टाइम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बना सकते हैं। तो अब हमें समझ आ गया रैग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लैंग्राफ, रैग एंड एक LLM। जो LLM हम यूज़ करेंगे वो हगिंग फेस से यूज़ करेंगे, एंड उस LLM को यूज़ करने के लिए आपको कोई API की नहीं चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम GPU सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप एडिट पे क्लिक करो, नोटबुक सेटिंग्स पे जाओ एंड उसके बाद आप यहाँ से GPU सेलेक्ट करेंगे एंड फिर सेव कर दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप है वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना जो आज के कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। लैंगचेन हगिंग फेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो LLM आज हमने यूज़ करना है वो हगिंग फेस से यूज़ करना है। एंड हम कहाँ यूज़ करेंगे उस LLM को, लैंगचेन के ऊपर, है ना। लैंग्राफ लैंगचेन का ही पार्ट है, तो उसके ऊपर हमने यूज़ करना है। तो इसलिए आपको ये मॉड्यूल चाहिए होगा। ट्रांसफॉर्मर्स क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू ही हम हगिंग फेस वाले जो मॉडल्स होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं। एंड टॉर्च भी आपको चाहिए। उसके बाद ये वाले मॉड्यूल्स हो गए। तो हम इसको रन करते हैं। अब देखो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। नेक्स्ट स्टेप है ये। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखो सब हमने क्या करना है ना, अब ये जो लिंक है, ये जो URL है, मैं इस URL को रैग के थ्रू LLM को प्रोवाइड करूँगी। एंड फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा LLM है वो इस में से जो भी हम क्वेश्चन पूछें उस सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सके। तो इस तरह से आप कोई भी URL प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यही बताया था ना, एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे हम अपने LLM को, किसके थ्रू, रैग के थ्रू। तो यहाँ पे हम URLs में वो वाले सारे
यूआरएल्स मेंशन कर सकते हैं, ये वो एक्सटर्नल नॉलेज है जो हम अपने एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ही लिंक दिया है, आप चाहो तो जितने मर्जी लिंक दे दो। जैसे यहाँ पे कॉमा लगा के सिंगल कोट्स के अंदर सेकंड लिंक लिख दो, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट्स के अंदर थर्ड लिंक लिख दो। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे यूआरएल जितने भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक्सटर्नल जो सोर्स है, नॉलेज है, प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड यूआरएल लोडर। अब क्या होता है ना, LangChain के अंदर डिफरेंट तरह के डेटा लोडर्स होते हैं। हर डिफरेंट तरह का डेटा लोड करने के लिए डिफरेंट तरह का डेटा लोडर चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे यूआरएल से डेटा लोड करना है, तो उसके लिए हम ये वाला डेटा लोडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको PDF से डेटा लोड करना है तो आप PDF लोडर यूज़ करोगे। अगर आपको CSV फाइल से डेटा लोड करना है तो आप डिफरेंट लोडर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो पेज है ना LangChain का, देखो यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट लोडर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये देखो CSV फाइल को लोड करना है तो आप पहले CSV लोडर को इंपोर्ट करोगे, फिर यहाँ पे जो भी CSV फाइल है उसको दे दो। इसी तरह से वेब पेजेस, जो कि मैं अभी बता रही हूँ आपको, वेब पेज से ही हम डेटा लोड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये वेब पेज ही है ना एक। तो इस तरह से अगर आपको वेब पेजेस से डेटा लोड करना है तो आप इनमें से कोई भी डेटा लोडर यूज़ कर सकते हो। हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। आप इसको किसी भी और तरह का डेटा लोडर यूज़ कर सकते हो। PDFs को लोड करने के लिए देखो यहाँ पे डिफरेंट तरह के डेटा लोडर्स हैं, आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर्स में से ये देख सकते हो। इसी तरह से आप स्क्रॉल करके ना देख सकते हो डिफरेंट तरह के डेटा लोडर्स हैं, डिफरेंट तरह का डेटा लोड करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक URL को लोड कर रहे हैं यूजिंग दिस डेटा लोडर। एंड इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर्ड। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट सेल में रन करके देखेंगे। तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे उस मॉड्यूल को यूज करके एक्सटर्नल डेटा लोड कर रहे हैं, ये वाला। अब देखो पहले तो हमने URL दे दिया, फिर ये लोडर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इस लोडर को हमने ये वाला URL प्रोवाइड कर दिया, डॉट लोड लगा के लोड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी रन कर दो। ओके, सो नो मॉड्यूल नेम LangChain कम्युनिटी। सो हमें इसको भी इंस्टॉल करना था, तो हम यहाँ पे ना इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया। जब हमने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया, अब हम ये URL लोड वाला कोड चलाते हैं। अब देखो ये सेल एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट सेल पे अगर गाइस आपको ये देखना है, इसको प्रिंट करें। देखो मैंने डॉक्स को प्रिंट किया तो क्या हुआ, जो भी वेबसाइट का वो डेटा था ना, देखो यहाँ पे वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है वो सारा का सारा डेटा जो कहाँ पड़ा हुआ था। ये देखो इतना लंबा डॉक्यूमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा उस डॉक्यूमेंट का डेटा है जो हमने यहाँ पे लोड किया है। ठीक है, तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट सेल देखते हैं। अब मैंने ये कौन सा लिंक लिखा हुआ है, ये लिंक ना मैंने यहाँ से लिया है, ये वाला। मैंने सिंपल क्या किया, ये जो LangChain का LangGraph का ट्यूटोरियल है ना, मैंने उसका लिंक यहाँ से कॉपी किया। अब ये इस पेज पे जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ LLM को, एंड आई वांट कि LLM उसका आंसर कर सके। अब मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की, आपको पता है ना कि हर लेटेस्ट वर्जन के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। तो अब जो LLM मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या पता उस LLM के पास LangGraph का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, उसको ना पता हो कि LangGraph के लेटेस्ट वर्जन में क्या चेंजेस हो रखी हैं, है ना। तो मैं जो आज एप्लीकेशन बनाऊंगी, उस एप्लीकेशन में हमने LangGraph की जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक दिया है, ताकि हमारा LLM लेटेस्ट LangGraph के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर कर सके। तो अब मैंने क्या बताना चाह रही थी आपको कि ये आपने देखा कि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंथी डॉक्यूमेंटेशन है, देख रहे हो ना, इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे,
मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देखो कितना सारा डेटा है इसमें। तो अब होता क्या है, हमने ना ये डॉक्यूमेंट बहुत लेंदी है, तो हमने क्या करना है ना, इस डॉक्यूमेंट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है। चंक का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इस बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड करना है। अब उसका कारण क्या है वो देखते हैं, फिर हम इस कोड पे आएंगे। आप इस डायग्राम पे दोबारा आ जाइए, इस पिक्चर पे आइए। देखिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था, एक बिग डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें हमने क्या बताया, हमारा लैंग्राफ का जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो ये वाला है। इसको देखो हमने स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो डेटा इसमें पड़ा हुआ था, सपोज करो इसमें पड़े हुए थे 50,000 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये जो बड़ा वाला डॉक्यूमेंट है इसमें थे 50,000 कैरेक्टर्स। हमने क्या किया, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बना दिए और हर डॉक्यूमेंट के अंदर 1000 1000 1000 कैरेक्टर्स रख दिए। सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1000 कैरेक्टर्स हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है गाइज, आपने अगर सुना होगा कि हर मॉडल की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है कि हम उसको एक बार में कितना टेक्स्ट दे सकते हैं। कभी भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी एलएलएम को, तो हम क्वेश्चन टाइप करते हैं ना, तो एक बार में हम किसी मॉडल को कितने कैरेक्टर्स दे सकते हैं, तो वो होती है मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब कई एलएलएम ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत छोटी होती है, मतलब कि वो एक बार में 50,000 कैरेक्टर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि हम इस बड़े डॉक्यूमेंट को स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर दें, ताकि अगर मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी भी है तो मॉडल हमारे जो क्वेश्चन है उसको ले सके। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो ये है, लेट्स से कि आप जो एलएलएम यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी भी है, मतलब अगर वो एक बार में ये 50,000 कैरेक्टर्स ले भी लेती है, तो भी क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप एक बार में 50,000 कैरेक्टर एलएलएम को दोगे तो एलएलएम को उसके ऊपर रिस्पॉन्स जनरेट करने में भी टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहले वो 50,000 कैरेक्टर्स को प्रोसेस करेगा और फिर वो आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो दोनों ही सिनारियोज में हम क्या चाहते हैं कि हम ना इस बड़े डॉक्यूमेंट को स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर दें, ताकि एलएलएम उसके ऊपर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली आउटपुट दे सके। तो अब हमने ये वाला टास्क करना है, तो उसके लिए हमने क्या करा, ये कोड लिखा। इस कोड में मैं क्या कर रही हूँ, देखो हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये टेक्स्ट स्प्लिटर नाम से ही समझ आ रहा है, ये टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा, बड़े डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करा, चंक साइज 1000। मैंने क्या बोला कि हर चंक का साइज 1000 होना चाहिए, मतलब हर ये जो डॉक्यूमेंट है, स्मॉलर डॉक्यूमेंट है, स्मॉलर चंक है, इसका साइज कितना है 1000, मतलब एक चंक में 1000 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड चंक ओवरलैप 200। अब चंक ओवरलैप को समझते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको ना हम इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास ये बड़ा डॉक्यूमेंट था, इसको हमने स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में थे 50K कैरेक्टर्स, हमने 1K जो कैरेक्टर थे ऐसे डिवाइड कर दिए। अब ये एग्जाम्पल देखो, सपोज करो जो हम मॉडल को टेक्स्ट देना चाहते हैं ना, वो ये है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने टेक्स्ट स्प्लिटर चलाया। चंक साइज मैंने रख दिया, सपोज करो चंक का साइज है 10, कि हर चंक में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए 10। एंड मैंने ओवरलैप लिख दिया 3। ठीक है, चंक साइज 10 एंड ओवरलैप 3। अब देखो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स जे तक हो गए 10, ये मेरा फर्स्ट चंक हो गया। फिर अगला वाला जो चंक है ना, आप उसमें देखोगे HIJ इसमें भी है, HIJ इसमें भी है। तो ये 3 ओवरलैप दिया था ना मैंने, ओवरलैप कितना दिया था 3 का मतलब जो पिछले वाले चंक के लास्ट 3 कैरेक्टर्स होंगे वो अगले वाले चंक के अंदर आने चाहिए स्टार्टिंग में, ऐसे। तो इसको बोलते हैं ओवरलैप। अब गाइज चंक ओवरलैप का फायदा क्या है,
कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, पिछले पैराग्राफ में किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, फिर अगले वाले पैराग्राफ में आते हैं तो वो पिछली वाली इंफॉर्मेशन उसमें डिटेल्ड में नहीं दी होती, अगले वाले पैराग्राफ में कुछ नया ही होता है ना। तो ओवरलैप का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे मॉडल को पिछले वाले पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता रहेगा कि पिछले पैराग्राफ में क्या बात हुई और अगले पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। इससे ना वो अच्छे रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा। अगर सपोज करो हमारे एलएलएम को ये पता ही ना हो कि पिछले पैराग्राफ में क्या बात हो रही थी और वो करंट वाले पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर जनरेट करके दे दे, पर पिछले वाला पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है लेट्स से, तो हमारे जो आंसर होगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा ना चैटबॉट का। तो इसलिए ओवरलैप इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरलैप से सिर्फ क्या होगा कि हमारे मॉडल को जो पुराने वाले चंक की इंफॉर्मेशन होगी ना, उसका कुछ पार्ट भी पता होगा, उसके बेसिस पे फिर वो अच्छे रिस्पॉन्सेज जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है चंक ओवरलैप। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, हमें चंक साइज क्लियर हो गया, चंक ओवरलैप क्लियर हो गया। तो ओवरलैप यहाँ पे 200 दिया है, मतलब हर चंक साइज जिसमें 1000 कैरेक्टर्स होंगे उसमें हर अगले चंक में पिछले वाले चंक के 200 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स यूज करके हम उसको बड़े वाले डॉक्यूमेंट को ये वाले डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद ना मैं सिर्फ उसकी लेंथ चेक कर रही हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ कि ये जो मेरा यूआरएल था, ये जो यूआरएल था, जब इस पे हमने 1000 साइज के चंक्स बनाए तो कितने चंक्स बने। तो इसको रन कर लो, तो 98 चंक्स बने। मतलब ये जो वन बिग डॉक्यूमेंट था इसके हमारे पास 98 डॉक्यूमेंट्स बन गए, 98 चंक्स बन गए और हर चंक का साइज है 1000। अब अगर आपको देखना है, हम किसी भी एक चंक को ना देख लेते हैं उसमें कितना डेटा है। तो मैंने ऑल स्प्लिट्स, इसके अंदर ही पड़ा हुआ है ना सारे डॉक्यूमेंट, 7, मतलब जो 7th इंडेक्स पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको देखना चाहते हैं तो इसको रन कर दो, आप देख सकते हो उसमें क्या डेटा आएगा। देखो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन निकल के आई है ना। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ गाइस, हम मॉडल को एक बार में एक छोटा चंक देंगे इनपुट और मॉडल उसको जल्दी से प्रोसेस करके आउटपुट भी दे देगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जब ये जो हमने लॉन्गर डॉक्यूमेंट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया, अब जब भी हम कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अब हम इस टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। वो क्यों, क्योंकि हमारा मॉडल ऐसे अल्फ़ाबेट्स नहीं अंडरस्टैंड करता है, वो क्या अंडरस्टैंड करता है, नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे। उस एम्बेडिंग मॉडल से हम ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनको हर अल्फ़ाबेट को ना हर एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, हर लेटर को एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू करते हैं। तो एम्बेडिंग मॉडल भी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ना, हगिंग फेस का ही यूज़ कर रहे हैं। देखो गाइज, ओपन एआई का भी एम्बेडिंग मॉडल होता है, गूगल का भी एम्बेडिंग मॉडल है। तो आज हम हगिंग फेस का ही एलएलएम यूज़ कर रहे हैं और हगिंग फेस का ही एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी एपीआई की यूज़ ना करनी पड़े। तो सबसे पहले आप हगिंग फेस एम्बेडिंग्स को इम्पोर्ट करोगे, यहाँ पे एम्बेडिंग वेरिएबल अंदर मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो एम्बेडिंग मॉडल हमने यूज़ किया ये काम भी कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं, ये लोड हुआ है प्रॉपरली कि नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एम्बेडिंग्स ये वाला डॉट एम्बेड क्वेरी, और यहाँ पे ना मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब हम देखते हैं इस हेलो वर्ल्ड के लिए ना हमें कुछ नंबर्स दिखने चाहिए। ठीक है, वो जो नंबर्स होंगे वो हमारी एम्बेडिंग्स होंगी इसके लिए, और मैं फर्स्ट 5 नंबर्स प्रिंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसको रन कर दो। जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे ना तो मॉडल ऐसे लोड होगा। पहले देख रहे हो, जब मॉडल लोड हो गया उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 नंबर्स दिख रहे हैं ना। तो ये क्या है, यूनिक आईडीज़ हैं, ये एम्बेडिंग्स हैं हर लेटर के लिए। और ये हमें 5 वैल्यूज़ क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। यहाँ पे आप जितना भी लिखोगे ना उतने वैल्यूज़ आप देख सकते हो। हमने क्या करना है, इस हगिंग फेस एम्बेडिंग को यूज़ करके ये जितने भी हमारे पास 98 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबको नंबर्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, किसको यूज़ करके? हगिंग फेस एम्बेडिंग को यूज़ करके। तो वो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं क्रोमा इंपोर्ट कर रही हूँ लैंगचेन क्रोमा से। अब ये क्रोमा क्या है? क्रोमा होता है वेक्टर स्टोर। हमें इसकी क्या ज़रूरत है? जो भी हमारी एम्बेडिंग्स होंगी ना, मैंने आपको बताया जो 98 डॉक्यूमेंट्स हैं, चंक्स हैं हमारे पास, उनको हम ऐसी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। वो जो एम्बेडिंग्स होंगी ना, हम क्रोमा डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। वेक्टर डेटाबेस होता है, क्रोमा डेटाबेस जो होता है वेक्टर डेटाबेस होता है, उसके अंदर हम ऐसी वाली सारी एम्बेडिंग स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लैंगचेन क्रोमा इंस्टॉल करेंगे। जब आपने लैंगचेन क्रोमा इंस्टॉल कर लिया, उसका मतलब ये है कि आप अब क्रोमा डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए। और हम ये डॉक्यूमेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसे यूज़ होगा अब ये देखते हैं। देखो, मैंने एक वेक्टर स्टोर वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्रोमा वेक्टर स्टोर है जिसमें हमने एम्बेडिंग स्टोर करनी है। फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, इसको हमने अपने वो वाले सारे 98 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। कौन से? देखो, ऑल स्प्लिट्स के अंदर ही पड़े हुए हैं ना सारे डॉक्यूमेंट्स। ये देखो, जब हमने उसको स्प्लिट किया था डेटा को, तो ऑल स्प्लिट्स के अंदर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं 98 के 98। तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे चंक्स हमने यहाँ पे दे दिए। उन सभी चंक्स को हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करके। फिर जब वो सारे चंक्स एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो गए, उसको हम क्रोमा डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज पहले हम क्या करते हैं, इसको, इस वाले मॉड्यूल को रन कर लेते हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है, इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट सेल में मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम ये लाइन लिखेंगे और इसको रन करेंगे। अब ये भी रन हो गया। अब गाइज यहाँ ना एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, अभी क्या होता है, अगर तो आप इस तरह से क्रोमा डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, ये सारी एम्बेडिंग्स बना तो देगा। ये जो 98 डॉक्यूमेंट्स थे, सारे 98 के 98 डॉक्यूमेंट्स के लिए एम्बेडिंग्स बना देगा और वेक्टर स्टोर में भी स्टोर कर देगा, क्रोमा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। बट ये टेम्परेरी होगी। जब आप नेक्स्ट टाइम इस कोड को रन करोगे, तब ये दोबारा हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ करके सारी एम्बेडिंग्स बनाएगा और सारे एम्बेडिंग्स को टेम्परेरी क्रोमा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। अगर आप चाहते हो, अब हमारे केस में क्या है, ये छोटा डॉक्यूमेंट है। अभी कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और बार बार एम्बेडिंग बनाने में टाइम वेस्ट होता है। तो उस केस में क्या होता है, आप क्रोमा डेटाबेस को ना लोकली स्टोर कर सकते हो, सेव कर लो, उसके अंदर एम्बेडिंग्स भी सेव करके रख लो, ताकि आपको बार बार हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ करके एम्बेडिंग्स ना क्रिएट करनी पड़े। एक बार बस एम्बेडिंग्स बना लो और उस डेटाबेस को आप लोकली स्टोर करके रख लो, और हर बार जब भी आपको इस कोड को रन करना है, तो आप एम्बेडिंग्स को वो वाले डेटाबेस से लोड कर लो। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं वो कोड भी यहाँ लिख देती हूँ, इन केस अगर आपको स्टोर करना हो वैसे। तो देखो, मैंने क्या किया, वेक्टर स्टोर वेरिएबल ले लिया, क्रोमा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, सेम वैसा ही है, इसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। हमारे डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है, ऑल स्प्लिट्स, है ना। 98 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, सारी एम्बेडिंग्स को कॉल कर दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चीज़ ऐड करी है, वो ये वाली है, परसिस्ट डायरेक्टरी। इसमें क्या है, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा माई क्रोमा डीबी, एंड इसके अंदर ना एम्बेडिंग्स वाला जो आपका डेटाबेस होगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। जब आपका डेटाबेस जो है वो लोकली स्टोर हो गया, आपकी एम्बेडिंग्स लोकली स्टोर हो गई, तो आपको अगर बाद में उसको लोड करना है डेटाबेस को, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखोगे। देखो, परसिस्ट डायरेक्टरी, ये वाला जो फोल्डर था उसका नाम लिख दिया, एम्बेडिंग फंक्शन हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। इस तरह से आप लोड कर लोगे उसको और फिर आप एम्बेडिंग्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कमेंट करके यही रख दिया, इन केस आपको यूज़ करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरे ट्यूटोरियल में हम जैसे कि ये यूज़ कर रहे हैं, कोलैब नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ, तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अब जब हमारे पास एम्बेडिंग्स भी आ गई, अब क्या है, हमारा डेटा उस तरह का प्रिपेयर हो गया जिस तरह का डेटा हम अपने मॉडल को देते हैं। ठीक है, हमने पहले बड़े डॉक्यूमेंट को चंक्स में डिवाइड कर दिया, हर चंक को एम्बेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, एम्बेडिंग्स को वेक्टर स्टोर में रख दिया। तो अब हम एलएलएम की बात कर रहे हैं, जो एलएलएम हमने यूज़ करना है, जिस एलएलएम को ये हम एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करेंगे रैक के थ्रू, ताकि एलएलएम अपडेटेड आंसर्स दे सके हमें। तो ये हमारे एलएलएम वाला कोड हो गया।
तो मैंने क्या बोला था, हगिंग फेस से एलएलएम यूज़ करेंगे। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर से पाइपलाइन इंपोर्ट कर रहे हैं, टॉर्च मॉड्यूल भी चाहिए, तो ये सारे मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे मैं ये एलएलएम यूज़ कर रही हूँ फैल्कन 7B। अगर आपको लामा यूज़ करना है, लामा 3, तो आप ये वाला मॉडल आईडी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप कोई भी एलएलएम यूज़ कर सकते हो। तो अब क्या है, ये वाला मॉडल मैं यूज़ करना चाहती हूँ। तो उसके लिए पहले हमें ना एक पाइपलाइन बनानी पड़ती है, टेक्स्ट जनरेशन पाइपलाइन। उसके लिए हमने ये जो पाइपलाइन है कहाँ से ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपना मॉडल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैक्स न्यू टोकन्स, मतलब हम यहाँ पे मॉडल को बता रहे हैं कि जो आप आउटपुट जनरेट करोगे उसमें 200 कैरेक्टर्स से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। डिवाइस 0 मतलब जीपीयू यूज़ करेंगे, हम कूडा यूज़ करेंगे। ये टेम्परेचर दे दिया हमने, टॉप के इक्वल्स टू 50। इसका मतलब क्या है कि जो लो प्रोबेबिलिटी वाले टोकन्स है ना, उनको ये एक्सेप्ट ना करे। तो ये मैंने पाइपलाइन बना ली। अब देखो, एलएलएम वेरिएबल के अंदर हगिंग फेस पाइपलाइन यूज़ करके, पाइपलाइन में मैंने ये जो अपनी पाइपलाइन बनाई ये यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसमें मॉडल हमारा कौन सा है, ये वाला फैल्कन 7B। एंड ये जो मॉडल हमें आउटपुट जनरेट करके देगा उसमें 200 कैरेक्टर्स होंगे। तो इसको रन कर दो। एलएलएम वेरिएबल के अंदर हमारा एलएलएम पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को डाउनलोड करेगा, पहले इस मॉडल को डाउनलोड करेगा हगिंग फेस से। तो हमारा मॉडल डाउनलोड हो गया, एलएलएम रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉम्प्ट डिफाइन करेंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है, देखो मैंने ना यहाँ पे 2 तरह की प्रॉम्प्ट दी है। एक तो ये प्रॉम्प्ट है, मतलब ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लैंगचेन के हब पे पड़ी हुई है, मैंने सिर्फ पुल किया है इसको, रैग प्रॉम्प्ट। ओके, तो प्रॉम्प्ट होती कि अगर आपको खुद की प्रॉम्प्ट बनानी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसा कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, फिर बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। आपको मैं समझा देती हूँ आपको कि खुद की प्रॉम्प्ट हम कैसे बनाएंगे। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट हो रहा है पहले यहाँ से, फिर ये हमारा टेम्पलेट है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज रिमेंबर, आपको मैंने यहाँ पे रैग में क्या बताया था, रिट्रीवर ने डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर लिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद ऑगमेंटेशन में क्या हो रहा है, हम क्वेरी एंड टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है कौन सा टेक्स्ट है, ये जो रेलेवेंट नॉलेज ली यहाँ से, इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। यूजर का क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट हमने लिया रिट्रीवर से। रिट्रीवर ने क्या किया था, सर्च किया था एक्सटर्नल डेटाबेस को, एक्सटर्नल नॉलेज को, उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली थी। वो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो है यहाँ पे टेक्स्ट, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो क्वेरी एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों जाते हैं एलएलएम के पास, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन, यूजर का क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो रिट्रीवर से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लिया हमने, जो कि हमने एम्बेडिंग के फॉर्म में कहाँ स्टोर कर रखी है, वेक्टर डेटाबेस में। रिमेंबर, हमने इस वेक्टर डेटाबेस में क्या स्टोर कर रखा है, हमने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जो रिट्रीवर ने रिट्रीव करे थे उसको एम्बेडिंग के फॉर्म में रखा हुआ है ना वेक्टर स्टोर में, वो सारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा जो मॉडल है आंसर जनरेट करके देगा, इस कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा मॉडल हमें आंसर जनरेट करके देगा। तो ये हमारा टेम्पलेट है। तो इस तरह से फिर आप टेम्पलेट बनाते हो। पर मैं ट्यूटोरियल में क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, ये बना बनाया टेम्पलेट जो पड़ा हुआ है ना उसको पिक कर रही हूँ। तो हम इसको भी रन कर लेते हैं। अब गाइज हम लैंग्राफ में स्टेट बनाते हैं ना। लैंग्राफ में कैसे काम होता है, हमारे पास नोड्स होती हैं, एजेस होती हैं। नोड्स हमारे टास्क होते हैं, एजेस मतलब उनके बीच में कनेक्शन होता है। फिर हमारे पास एक स्टेट होती है, स्टेट में हम वो सारे मैसेजेस रखते हैं जो यूज़र एंड बोट की कॉन्वर्सेशन होती है। तो अब हम वो स्टेट बनाने लगे हैं। तो स्टेट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें लिस्ट एंड टाइप डिक्ट इम्पोर्ट करा। यहाँ से मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है स्टेट। ये क्लास में देखो ये 3 चीज़ें हैं। क्वेश्चन मतलब यूज़र का क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हम वेक्टर स्टोर में से एम्बेडिंग्स पढ़ी हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो जो यूज़र का क्वेश्चन होगा उससे जो मैच करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स यूज़र की क्वेरी के साथ ज़्यादा रिलेटेबल हैं वो, एंड ये आंसर मतलब जो बोट का आंसर होगा। ठीक है, तो ये स्टेट में हम ये 3 चीज़ें स्टोर करेंगे, यूज़र का क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर। इसको रन कर दो।
अब नेक्स्ट सेल में हम फंक्शन बनाएंगे रिट्रीवर का। रिट्रीवर क्या करेगा, जो यूज़र का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से जो ज़्यादा मैचिंग डॉक्यूमेंट होगा उसको वेक्टर स्टोर से उसकी एम्बेडिंग पिक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया, रिट्रीव फंक्शन का नाम है। इसको स्टेट आर्ग्यूमेंट पास होगा जिसमें यूज़र का क्वेश्चन पड़ा होगा, है ना। सबसे पहले यूज़र क्वेश्चन टाइप करेगा, वो क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा स्टेट में, है ना। तो स्टेट में से हमने यूज़र का क्वेश्चन लिया। उसके बाद जब यूज़र का क्वेश्चन मिल गया, फिर देखो वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलैरिटी सर्च। मैंने क्या बोला था, जो डॉक्यूमेंट यूज़र के क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा मैच करेगा वो डॉक्यूमेंट हम वेक्टर स्टोर में से लेंगे। और वो कैसे किया जाता है, वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलैरिटी सर्च, जो यूज़र का क्वेश्चन था उसके ऊपर हमने सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करी। वेक्टर स्टोर के अंदर जितनी भी एम्बेडिंग्स पड़ी हैं, हमारी 98 एम्बेडिंग्स पड़ी हैं, उसके साथ K1 का मतलब जो सबसे टॉप 1 रिकॉर्ड मैच करेगा यूज़र की क्वेरी के साथ, वो हमने रिट्रीव कर लिया। अब यहाँ पे रिट्रीवर का काम पूरा हो गया। रिट्रीवर ने क्या करा, यूज़र के क्वेश्चन के साथ मैचिंग डॉक्यूमेंट को वेक्टर स्टोर में से पिक कर लिया, और वो चीज़ हम किस में रख रहे हैं, अब कॉन्टेक्स्ट में। ये देख रहे हो, ये वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ चले गई, जो रिट्रीवर ने रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट करा वो चीज़ यहाँ पे चले जाएगी। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा रिट्रीवर का, इसको भी रन कर दो। अब नेक्स्ट काम क्या है, आउटपुट जनरेट करनी है। ये जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट है इसके बेसिस पे और जो यूज़र का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हमने आउटपुट जनरेट करनी है। उसके लिए नेक्स्ट सेल पे जाते हैं और ये चीज़ लिखो, देखो जनरेट फंक्शन बनाया। अब स्टेट में क्या क्या पड़ा है, यूज़र का क्वेश्चन और रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट, दोनों चीज़ें यहाँ पे आई। हमने ना उनको ज्वाइन कर दिया, मतलब एक ही लाइन में सारा कुछ आ जाए ऐसे लिख दिया। फिर प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक, जो यूज़र का क्वेश्चन था वो यहाँ पे आ गया, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैसेज है हमने यहाँ पे ऑगमेंट कर रहे हैं। रिमेंबर मैंने क्या बताया था, ये वाले स्टेप में देखो ऑगमेंटेशन, यूज़र के क्वेश्चन को प्लस कर रहा हमने, यूज़र का क्वेश्चन प्लस जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट था, वो दोनों इकट्ठी चीज़ें जाती हैं जनरेशन के लिए, तो वो चीज़ कर रहे हैं। देखो ये जो यूज़र का क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये किस में पड़ा है, मैसेजेस में पड़ा है। अब LLM डॉट इन्वोक, हम अपने LLM को कॉल कर रहे हैं। कौन से LLM को, हगिंग फेस का जो Falcon 7B LLM है उसको, ये हमने पास कर दिया। फिर हमारे LLM ने रिस्पॉन्स जनरेट करके इस वेरिएबल में रखा है, और आंसर के अंदर, ये वाले जो स्टेट के अंदर आंसर है ना, इस वाले आंसर के अंदर हमने उसको रिस्पॉन्स जो बोट ने जनरेट करा, हमारे मॉडल ने जनरेट करा, वो रख दिया। ठीक है, तो ये जनरेशन प्रोसेस है। देखो जनरेशन में ऑगमेंटेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, जिसमें हम यूज़र का क्वेश्चन प्लस कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। LLM को कॉल कर दिया, रिस्पॉन्सेस वेरिएबल में आ गया, उसको हमने स्क्रीन पे दिखा दिया या ये रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा जनरेट फंक्शन। अब मैंने बोला था हम लैंग ग्राफ में एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो लैंग ग्राफ में क्या होता है, सारा काम आपको स्टेट ग्राफ में रखना पड़ता है, फिर स्टेट ग्राफ को कंपाइल करते हैं, राइट। तो अब हम वो काम करेंगे। देखो मैंने स्टेट ग्राफ का एंड स्टार्ट को इंपोर्ट करा, यहाँ पे मैं स्टेट ग्राफ बना रही हूँ। स्टेट ग्राफ को हम वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टेट में पड़ा है। स्टेट में क्या पड़ा है, यूज़र का क्वेश्चन पड़ा है, कॉन्टेक्स्ट पड़ा है एंड आंसर पड़ा है। ठीक है, दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं, रिट्रीव एंड जनरेट। फिर ऐड एड्स कर दिया, मतलब स्टार्ट, पहले स्टार्ट नोड होएगी, स्टार्ट नोड को हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, रिट्रीव नोड के साथ। फिर हमने ग्राफ को कंपाइल कर दिया। अगर आपको देखना है कि किस तरह का ग्राफ बना है, यहाँ पे पहले हम ग्राफ को प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस ग्राफ को प्रिंट कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, इससे कैसा ग्राफ बना है वो देख लेते हैं। देखो स्टार्ट, ये स्टार्ट नोड थी, स्टार्ट के बाद रिट्रीव नोड बनी, रिट्रीव नोड क्या करेगी, जनरेट करेगी। ठीक है, ये बना हुआ है। अब हम इसको कंपाइल कर लिया, अब हम इसको रन करना है, तो देखते हैं कैसे काम करेगा ये। कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो, देखो ग्राफ डॉट इन्वोक, ये जो ग्राफ हमने बनाया, अब सारा कुछ किस में पड़ा है, ग्राफ में पड़ा है ना, हमने पूरा बताया हुआ है कौन सी नोड कैसे कैसे काम करेगी। तो ग्राफ को हमने कॉल करा और ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज लैंग ग्राफ, मैंने यूजर ने क्वेश्चन दे दिया। अब हम रिस्पॉन्स प्रिंट करा रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्स कैसे प्रिंट होगा, ये रिस्पॉन्स प्रिंट होगा
इस ग्राफ को फॉलो करके, मतलब सबसे पहले स्टार्ट नोड, रिट्रीव नोड चलेगी, रिट्रीव नोड में रिट्रीव एंड जनरेट फंक्शन चलेंगे और फिर हमें आउटपुट आएगी। ये रिट्रीव का मतलब ये रिट्रीव फंक्शन का काम होगा, फिर जनरेट फंक्शन का काम होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, रन करो यहाँ पे। इन गाइज ये जो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे किस तरह का मिलेगा, हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा सबसे पहले ये यूज़र का क्वेश्चन दिखाएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट मतलब जो उसने डॉक्यूमेंट रिट्रीव करा यूज़र के क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा, फिर हमें आंसर दिखाएगा। ये 3 चीज़ें दिखाएगा ये हमें। ओके, तो गाइस सबसे पहले ह्यूमन लिखा हुआ है, ये हमारी प्रॉम्प्ट थी, हमने प्रॉम्प्ट इंपोर्ट करी है ना, ये प्रॉम्प्ट थी। क्वेश्चन, रिमेंबर ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले इसने क्या दिखाया, क्वेश्चन लिखा है और जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पे आ गया, ये दिखाया इसने पहले, ये हमारा क्वेश्चन था। फिर इसने कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में देखो इसने क्या दिखाया, ये देखो, LangGraph is a part of LangChain ecosystem which is leading platform in AI development। फिर recent updates, LangGraph Cloud है, LangGraph प्लेटफॉर्म होता है, LangGraph सर्वर होता है, LangGraph स्टूडियो होता है। यहाँ तक क्या था, ये कॉन्टेक्स्ट था, देख रहे हो, इसने ये वाला क्या किया, सारा कॉन्टेक्स्ट था। अब इस क्वेश्चन एंड इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इसने हमें ये आंसर जनरेट करके दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ये है। तो मैंने बेसिकली आज आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आउटपुट जनरेट करता है, तो मैं आपको क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ दिखा रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस स्टेट में से क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट को ना प्रिंट करो तो सिंपली आपको आंसर दिखा देगा। तो मुझे लगा कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है रैग पे, तो मैं आपको पता चल जाए ये क्वेश्चन था, ये कॉन्टेक्स्ट था, इस क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हमारे LLM ने हमें ये आंसर जनरेट करके दिया। तो गाइज इस तरह से आप रैग को LLM के साथ यूज़ करके अपने LLM को ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हो। आपका LLM बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रैग को LangGraph के साथ। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप ट्राई कर सकते हो। इन गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।